अस्सलाम वालेकुम गाइज। कैसे हैं आप लोग सब? चले, हमारा जी आज लास्ट डेमो लेक्चर है और इसमें हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ड। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड की इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो रिसेंटली आपका जो कल का पेपर हुआ है और उसके बाद मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि जीके में दो टॉपिक ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें सबसे पहला आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ड एंड सेकेंडली आपका स्पोर्ट्स का टॉपिक। तो अगर आप पीपीएससी का ये कल वाला पेपर, संडे वाला पेपर ही देखें तो उसमें ये है कि आपके ऑलमोस्ट कोई 5 से 6 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशंस में से आए थे एंड देन उसके बाद जो स्पोर्ट्स में से आपके क्वेश्चन आए थे, कोई 5 से 6 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स में से आ गए थे। 4 4 क्वेश्चन आए थे स्पोर्ट्स में से। तो उसके अकॉर्डिंग देख ले, 10 नंबर का पेपर तो आपका इन दो टॉपिक्स में से बन रहा है बस। रिलीजन ऑफ द वर्ड मैंने उस दिन आपको टॉपिक करवाया था, 3 क्वेश्चन वहां से भी आए थे आपके। 2 क्वेश्चन आए थे, सॉरी 3 नहीं 2 आए थे। तो ये आपके जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे ज्यादा तवज्जो अगर देंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पोर्ट्स को ही दे लें तो आपका जीके का पोर्शन क्लियर हो जाए। और उसके बाद आपकी पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी वो रह जाएगा, और वो हम इंशाल्लाह हमारा कल से या परसों से रेगुलर सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें हम वो भी 6 6 7 7 लेक्चर में दोनों सब्जेक्टों को कर लेंगे। ऑलमोस्ट 2 वीक से 3 वीक के अंदर अंदर वो सब्जेक्ट भी आपके हो जाएं तो इंशाल्लाह बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। और कल वाला पेपर अगर आप देखें उसके डीपली, मैम आपको अभी शेयर कर देती हैं इस लेक्चर के बाद। कल वाला पेपर भी उसको मैंने बाई पार्ट्स डिवाइड किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट डेमो लेक्चर में कि यहाँ यहाँ इस पोर्शन से इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा ही पेपर हुआ था। सेम सेम पेपर ऐसा ही हुआ था, उसी पोर्शन के अकॉर्डिंग ही पेपर आया था। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं अब। हमारा टॉपिक है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये है जी हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा टॉपिक है। चलें, इसमें पहली बात तो ये आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जस्ट दो ही एम होते हैं। ऑलमोस्ट आपकी दुनिया की अगर 75 टू 80% बात की जाए तो दुनिया की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनका एम एक ही है, और वो है ट्रेड। कि जितने आपके अलायंस बनेंगे उनका सबसे एम, जो इम्पोर्टेंट मकसद होता है वो यही होता है कि इन मुल्कों के बिटवीन जो ट्रेड है वो आसान हो सके, इजी हो सके, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके। पहला मकसद ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा मकसद बनता है वो आपके डिफेंस एग्रीमेंट हो जाते हैं। कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो आपने हमारी हेल्प करनी है, अगर आप पे कोई हमला करेगा तो हमने आपकी हेल्प करनी है। ये दूसरा एम होता है। और सेकेंडली जो थर्ड थर्ड एम होता है वो ये होता है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं कि जो इंसानों के हकूक हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। तो दुनिया की जो पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो बनी थी जी एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल। पहली ऑर्गेनाइजेशन है जी आपकी एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल। ये आपकी दुनिया की जी पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और ये दुनिया की ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है और फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की। तो ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो इनमें हम 4 से 5 चीजें पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे इसकी फॉर्मेशन की, ये बनी कब। सेकेंडली हम पढ़ेंगे इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद फिर उसका फाउंडर। और उसके बाद फिर ये इसकी मीटिंग्स की करंट मीटिंग्स इसकी कहाँ पे होंगी। और उसके बाद फिर इसका एम पढ़ेंगे। तो ये हम 6 से 7 बातें हर टॉपिक, हर ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे। चलें जी, दुनिया की ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल। ये बनी थी जी 1839 में।
फॉर्मेशन इसकी है जी 1839। हेडक्वार्टर इसका है जी, स्टिल एग्जिस्ट कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है इसका जी लंदन में। फाउंडर हैं जी इसके, अब मैं हर एक की आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि ये बनी कैसे, किस वजह से बनी थी ये, वो भी मैं आपको हर एक की बताऊंगा जी। थॉमस क्लार्क, ये यूके की नवाब फैमिली में से थी जी। लॉर्ड थॉमस क्लार्क भी इसे कहते हैं, थॉमस क्लार्क क्लार्कसन भी इसे कहते हैं जी। एक ये बंदा था और सेकंड था जी थॉमस बुक्सटन। इन्हें जनरली हम कहते हैं थॉमस ब्रदर। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जी थॉमस ब्रदर ने या थॉमस फूवल ने, ये दो नाम है जी। और उसके इसका बनाने का मकसद ये था कि अगर आप 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी जब स्टार्ट हुई है तो 1801 से लेकर 1865 तक दुनिया में दो कंट्री, यूएसए एंड यूके, यहाँ पे ये सिस्टम था कि ये लोग अफ्रीका से लोगों को पकड़ते थे, यहाँ से लोगों को खरीदते थे, अपने मुल्कों में ले जाकर उनसे वहां पे इनकी अपनी गुलामी करवाते थे और इनसे डिफरेंट डिफरेंट काम लेते थे। तो इस तरह ये सब सीन देख के ये जो थॉमस ब्रदर थे इन्होंने फील किया कि हम इनको स्लेव तो बनाते हैं लेकिन हम इन्हें कोई राइट्स नहीं देते। आपने देखा, आपने पढ़ा होगा कि इब्राहिम लिंकन ने 1865 में स्लेवरी को अबॉलिश किया। उसके बाद इसी तरह सऊदीया में भी ये अभी तक चलती रही है ऑलमोस्ट, कोई ये 1932 में 1965 में ये स्लेवरी को अबॉलिश किया गया है सऊदी अरबिया में से। इसी तरह कुछ कंट्री ऐसे थे जहां पे गुलामी का दौर चलता रहा था जी। तो इस सब से तंग आकर स्लेवरी के अगेंस्ट सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी आपकी, ये बनी थी एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल। ये जी ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया की सबसे पुरानी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी उसके इसके बाद भी काफी सारी बनी है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसके बाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनी, यूएनओ की तरफ से बनी। तो वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ना एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं कि कब से ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हुई, इसके बाद कौन सी बनी, इसके बाद कौन सी बनी, ये सारी हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो ये हो गई, स्लेवरी पे बन गई। और उसके बाद फिर हुआ ऐसे कि 1859 में होती है जी क्रीमियन वार। 1858 से लेकर 1859 तक होती है क्रीमियन वार। क्रीमियन वार थी जी आपकी, पानी पे किस मुल्क का सबसे ज्यादा कब्जा हो। दो दो पावरों के दरमियान हुई थी ये, यूके एंड ओटोमन एम्पायर के बिटवीन ये हुई थी। कि ये जंग इस वजह से हुई थी कि इन दोनों मुल्कों में से कौन सा मुल्क पानी पे सबसे ज्यादा कब्जा कर सकता है, या पानी पे डोमिनेंसी किसकी ज्यादा होनी चाहिए। इसकी वजह से ये जंग हुई थी क्रीमियन वार। और इसमें फिर हुआ ऐसे कि एक लेडी थी, लेडी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उसने क्या किया कि इस जंग में, क्रीमियन वार में जो मरीज थे या जो जख्मी हो जाते थे उनकी मरहम पट्टियां की उसने। तो उस वजह से फिर ना इसकी इस खिदमात से मुतासर होके एक बंदा था जी हेनरी डूरेंट। हेनरी डूरेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन आपकी है जी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ये दुनिया की जी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड फॉर्मेशन इसकी है जी, बैकग्राउंड मैंने इसका आपको बता दिया है, वो आप ऐसे कीजिएगा कि आप उर्दू में लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन्हें कहानी बना के याद करें। मैं बार बार आपको हर लेक्चर में यही कहता हूं कि अगर वैसे आप रट्टा लगाते रहेंगे तो रट्टा कभी भी नहीं लगेगा। कोशिश कीजिएगा कि कहानी बना के इनको याद रखें। जो आपको मैंने बैकग्राउंड अभी जो बताया है, वो आप ऐसे कीजिएगा कि उर्दू में लिख लीजिएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले या इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिख लीजिएगा। फॉर्मेशन इसकी हुई है जी 1863 में।
हेडक्वार्टर इसका है जी जिनेवा, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, जिनेवा। ये जी स्विट्जरलैंड का सिटी है। ये कल क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ था कि जिनेवा किस कंट्री का सिटी है, स्विट्जरलैंड का, और इसे कहते हैं जी हम सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंस इस सिटी के अंदर होती हैं, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस। ये है जी जिनेवा, यहाँ पे ये इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर हैं जी हेनरी ड्यूरेंट। फाउंडर हैं जी इसके हेनरी ड्यूरेंट। ये इसके फाउंडर हैं, और जिस जो इसका एम था, इसका एम जो एंटी स्लेवरी का था वो यही था, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका एम के तौर में भी यही लिखना कि ह्यूमंस को राइट देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। तो इसका जो एम था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है पीपीएससी और एफपीएससी का। एम इसका है कैरिटी इन वार, वार के अंदर खिदमत देना, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एम है। और और इसका जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वो सेलिब्रेट किया जाता है जी 8 मई को। 8 मई को हर हर साल इसका डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी वजह ये है सेलिब्रेट करने की, बिकॉज ये हेनरी ड्यूरेंट का बर्थडे है जी। हेनरी ड्यूरेंट का बर्थडे है, जिस वजह से ये सेलिब्रेट किया। इसी तरह नर्सिंग डे जो सेलिब्रेट हम करते हैं, वो हम सेलिब्रेट करते हैं जी 12 मई को। और वो भी इसी इसी ऑर्गेनाइजेशन के अटैच है, के साथ अटैच है वो इस वजह से कि 12 मई को पैदा हुई थी जी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे नर्सिस का फादर काउंट किया जाता है जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये थी जी यूके की थी ये, और इससे नर्सिंग का फादर काउंट किया जाता है। ये 12 मई को पैदा हुई थी, इसी वजह से नर्सिंग डे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 मई को नर्सिंग डे सेलिब्रेट करने की वजह ये है कि नर्सिंग को जो इंट्रोड्यूस करने वाली है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसका बर्थडे था, और इसी के बर्थडे की वजह से 12 मई को नर्सिंग डे सेलिब्रेट कर दिया जाता है। इसी तरह आप जीके को अटैच करके पढ़ेंगे कि जो चीज जहां पे अटैच हो रही है उसको वहीं पे उसके साथ अटैच करके ही याद रखो, सेपरेटली याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह इस तरह जो डेटा आपके जहन में रहेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, आपका कहीं पे फिर वो भूलने वाली गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप चीजों को सेपरेटली याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी नहीं याद होगी आप, लेकिन याद हो जाएगी, लेकिन वो थोड़े अरसे के बाद खुद ब खुद ही जहन में से स्किप हो जाएगी, निकल जाएगी वो। तो कैरेटीन वार इसका एम है जी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का। और इस इंटरनेशनल कमेटी ऑफ, इसी की एब्रीवेशन है आईसीआरसी, इस बी से हम कहते हैं आईसीआरसी इंटर। इसकी एब्रीवेशन भी बाद दफा पूछ लेते हैं कि आईसीआरसी की एब्रीवेशन बताएं क्या है जी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। और इसको जी 3 दफा नोबेल प्राइज मिल चुका है पीस का, 3 नोबेल पीस प्राइज, पीस प्राइज। अब अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करूं, तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस किए थे। वो एक स्वीडिश बंदा था जी, स्विट्जरलैंड का ही था वो जी। और स्वीडन का था, सॉरी, वो स्विट्जरलैंड के बंदों को हम कहते हैं स्विस, और स्वीडिश कहते हैं जो स्वीडन के हों। तो अल्फ्रेड नोबेल ने ये नोबेल प्राइज को इंट्रोड्यूस किया था 1901 में। पहला नोबेल प्राइज दिए गए हैं जी। नोबेल प्राइज की जो कैटेगरीज हैं वो 6 हैं। इब्तदा में ये 5 थी, एट फर्स्ट ये 5 थी, लेकिन बाद में फिर क्या किया, पहले जो थी वो थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस, ये थी। इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी और मेडिसिन थी। और छठी फिर 1969 में एक ऐड कर दी गई थी इकोनॉमिक्स की। तो जिसकी वजह से ये जो अब तक चल रही हैं, ये 6 कैटेगरी हैं जी नोबेल प्राइज की। हर साल ये दिसंबर के महीने में दी जाती हैं। ये 6 कैटेगरी हैं जी नोबेल नोबेल प्राइज की। तो 3 दफा इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, और उनकी उनके जो ईयर हैं, 1917 में इसे नोबेल पीस प्राइज मिला, 1944 में मिला, एंड 1963 में मिला।
ये ईयर आपने याद रखने हैं। बाज दफा पहला पूछ लेते हैं कि पहली दफा आईसीआरसी को नोबेल प्राइज कब मिला पीस का, और थर्ड टाइम कब मिला, तो ये पूछ लेते हैं वो। और उसके बाद जो हेनरी ड्यूरेंट है, सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला था पीस का 1901 में, वो हेनरी ड्यूरेंट को मिला था नोबेल पीस प्राइज का। 1901 में इसे नोबेल पीस प्राइज मिला था हेनरी ड्यूरेंट को। देखें 1863 में इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और कितने साल बाद इसको नोबेल का पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो इसका अगर करंट हेड की मैं बात करूं, जो आजकल इसका हेड चल रहा है, पाकिस्तान में जो कमेटी ऑफ रेड क्रॉस बनी है वो 1947 में बनी थी जी, और इसका हेडक्वार्टर लाहौर में है। पाकिस्तान में जो ये कमेटी है रेड क्रॉस की, इसका हेडक्वार्टर लाहौर में है, और ये 1947 में बनी थी। इसका करंट हेड है, करंट हेड वो है जी मिर्जानी स्पोलजैरिक। मिर्जानी स्पोलजैरिक इसका जी करंट हेड है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का। तो और इसका जो फ्लैग बनाया गया है वो रिवर्स ऑफ स्विट्जरलैंड है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जी पीपीएससी का, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का जो फ्लैग है वो किस कंट्री के फ्लैग का रिवर्स है, उल्ट है। तो इट्स फ्लैग इज रिवर्स ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कंट्री का जो फ्लैग है और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का जो फ्लैग है, ये आपस में एक दूसरे के उल्ट हैं जी। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं वो, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये टोटल आपकी इंफॉर्मेशन है जी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के बारे में। पाकिस्तान में ये 1947 में बनी थी। पाकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में है। अब चलते हैं जी हम अपनी अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ये लिख लिया आपने, ये साथ साथ लिखते आइएगा जी, बता दें अगर आप लिख लिया है तो। जी प्लीज बताएं, अगर लिख लिया तो मैं रेज करने लगा हूँ, क्योंकि बाद में इनकी पिक नहीं मिलनी आपको। चलें जी ठीक है। चलें जी, इसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन बनती है जी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए जी फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, आईटीयूबी इसे कहते हैं हम, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी भी इसे हम कहते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। आपके जो क्वेश्चन हो हमेशा की तरह आप साइड पे लिख लीजिएगा। तो जब क्लास एंड होने लगेगी तो आपको फिर 10 से 15 मिनट दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे जी। तो इसे हम आईटीयू भी कहते हैं। ये भी एब्रीवेशन अक्सर पूछते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की आईटीयू किसका एब्रीवेशन है, तो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का है। तो इसकी फॉर्मेशन है जी 1865 में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के 2 साल बाद हेडक्वार्टर इसका सेम जिनेवा में है जी। ये सिटी ऑफ हेडक्वार्टर्स भी इसे कहते हैं, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस भी इसे कहते हैं जिनेवा को। ये स्विट्जरलैंड का सिटी है, और ये सिटी सेट के इसको कैंटोन भी कहते हैं। जैसे अलग अलग नाम, जैसे हम अपने अपनी जुबान में जैसे हम कहते हैं ना, एक पूरी की पूरी स्टेट को कहते हैं हम सूबा। तो इसी तरह जो स्विट्जरलैंड में कहा जाता है वो सूबे को कैंटोन कहते हैं, कैंटोन कहते हैं जी। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर स्टेट्स को कैंटोन कहते हैं। तो ये बाद में आप पूछ लेते हैं कि सिटी ऑफ कैंटोन की फॉर्म में पूछ लेते हैं जी। हेडक्वार्टर इसका जी जिनेवा
में है, सेक्रेटरी जनरल है, इसका सेक्रेटरी जनरल होता है जी, या करंट हेड भी कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल भी कहते हैं। तो वो है जी दोरीन बोगदामीन। दोरीन बोगादान, ये जी करंट है, जो आजकल इसकी हेड है, ये सेक्रेटरी जनरल है दोरीन बोगदान, और ये पहली फीमेल है, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की पहली फीमेल हेड है, फर्स्ट फीमेल हेड। इससे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड कभी भी आपकी फीमेल नहीं रही, तो ये पहली है, फर्स्ट फीमेल हेड। और ये टर्की की है जी, 29 सितंबर 2022 से ये इसकी हेड है, और स्टिल अब तक इसकी यही हेड है। और जो इसका एम था वो ये था, अगर लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, अदरवाइज आप लिख लीजिएगा। इसका एम था जी टू फैसिलेट इंटरनेशनल इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये इसका एम है जी, इसको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये होना चाहिए। तो इसकी करंट है, इसके बारे में यही है बस। और अगर मजीद अगर आप देखना चाहें, या जो मोस्ट रिसेंट पेपर में क्वेश्चन तो इसके रिलेटेड पूछते पूछते रहे हैं, लेकिन आजकल वो ट्रेंड के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान की इसमें रैंकिंग पूछ लेते हैं कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है। तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग करंट है 2022 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 23 में तो अभी इसकी रैंकिंग हुई नहीं है, तो करंट पाकिस्तान रैंकिंग जो है इसमें वो फोर्थ है जी, चौथे नंबर पे है पाकिस्तान, फोर्थ जनरेशन रेगुलेटर इसमें पाकिस्तान है जी। ये अक्सर पूछ लेते हैं, इसी वजह से मैंने लिख दिया। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड इतना ही। और इसके बाद फिर बनती है जी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, देन बनती है जी आपकी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। चलें जी, ये आपकी है जी थर्ड, ये है जी आपकी फोर्थ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसे हम यूपीयू भी कहते हैं जी। इसका जी फॉर्मेशन, देन इसका हेडक्वार्टर, एंड देन इसका सेक्रेटरी जनरल। एसजी में लिखता हूँ जी, इसकी एब्रीवेशन सेक्रेटरी जनरल इसकी एब्रीवेशन है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, टाइम बचाने के लिए थोड़ा मैं ये लिख रहा हूँ। फॉर्मेशन इसकी है जी, सॉरी, 1874 में, 9 ईयर बाद। तो इनको याद करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, डेट्स याद करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा जी एंड पे। अभी फिलहाल आप लिखते जाएं बस। इसका हेडक्वार्टर है जी बर्न, स्विट्जरलैंड। बर्न ये भी इसका स्विट्जरलैंड का कैपिटल है जी, बर्न सिटी, स्विट्जरलैंड। इसके करंट सेक्रेटरी जनरल है मसाहिको मेतोकी, मसाहिका मेतोकी। ये जी नॉर्वे की एक लेडी है। तो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की आजकल हेड है जी, करंट सेक्रेटरी जनरल है। और इसमें अगर पाकिस्तान का रैंक देखें, तो इसमें पाकिस्तान का जो रैंक है वो 62 है जी, 62वें नंबर पर पाक रैंक है जी इसका। पाक रैंक, पाकिस्तान रैंक 62वें नंबर पे पाकिस्तान है पोस्टल यूनियन में। इसका जो ऑर्गेनाइज इसका एम था वो यही था कि फोरम फॉर कोऑपरेशन बिटवीन पोस्टल यूनियन, पोस्टल सेक्टर प्लेयर, पोस्टल इंटरनेशनल लेवल पे कि पोस्टल यूनियन का पोस्टल यूनियन को सेट करने के लिए इसका मेन एम था, बस यही था इसका एम। बाकी इसमें जो पूछने वाली बातें हैं वो यही दो है, पाकिस्तान का रैंक पूछ लेते हैं और इसका
हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, बस यही है इसके अबाउट जो अक्सर वो पूछ लेते हैं पेपर। तो इसके बाद फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है जी, आजकल की पसंदीदा गेम आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो बनती है जी 1909 में। चलिए इसे हम, ये भी हो गया कोई एक स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में फिर वो सबको शेयर कर दें। ले लीजिएगा मैम, आप ही ले लें स्क्रीनशॉट प्लीज। क्वेश्चन आप हमेशा की तरह साइड पे लिख के रख लीजिएगा, वो हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीसी। सॉरी, ये ऊपर वाला भी रेज कर दें, टेलीकम्युनिकेशन पढ़ लिया है ना हमने। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, आईटीयू। समझने वाली इसमें अगर कोई बात होगी वो हम आगे टॉपिक है, लेकिन इन जो ये अभी तक हमने पढ़े हैं इसमें तो जस्ट आपने याद ही चीजें करनी है, और वो याद करने का फार्मूला मैं आपको एंड पे बता दूंगा। समझने वाली होगी वो यूएनओ से स्टार्ट होंगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को समझने का कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, ये क्यों बनाएगी। बाकी तो आपने सब चीजें याद ही रखनी है। तो जी, चार ऑर्गेनाइजेशन हमारी हो गई, पांचवी है जी आईसीसी। एब्रीवेशन सबको आती होगी क्योंकि आजकल सबकी पसंदीदा खेल क्रिकेट ही है। तो एब्रीवेशन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई लिखना चाहे, एट स्टार्ट इसकी जो एब्रीवेशन थी, जो इसका नेम था या ओल्ड नेम इसका कह लें, वो था जी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ये इसका ओल्ड नेम था जी। लेकिन फिर क्या किया कि 1965 में, इन 1965 इसका नाम चेंज कर दिया गया जी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन गई जी आईसीसी, जो कि आजकल चल रही है। अब जिसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं, बनी का भी ये, मिक्स ना कर दीजिएगा प्लीज। बेशक ये सब चीजें आप एंड पे बाद में लिख लीजिएगा, फॉर्मेशन के बाद में मिक्स ना कीजिएगा। फॉर्मेशन है जी 1909 में बनी ये। हेडक्वार्टर इसका, पहले था इसका हेडक्वार्टर लंदन में जब ये बनी थी, बनने वक्त ये लंदन में थी। लेकिन पूरे 100 साल बाद 2009 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो बन गया था जी दुबई, जो कि आजकल है 2009 में। 100 साल बाद, पूरे 100 साल बाद इसका हेडक्वार्टर चेंज करके रख दिया गया था जी दुबई में, जो जहाँ जहाँ पे आजकल इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अगर करंट चेयरपर्सन की बात की जाए तो वो है जी ग्रेग बार्कले, या सीईओ जिसे कहते हैं, ग्रेग बार्कले। सीईओ एब्रीवेशन होता है जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ग्रेग बार्कले इसका करंट सीईओ है, ग्रेग बार्कले। और जो इसका चेयरमैन है वो है जी जोफ ओलार्डिस, जेफ ओलार्डिस। ग्रेग बार्कले जी अ, इसका इंग्लैंड का है, और जो जेफ ओलार्डिस है ये प्लेयर था जी, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर प्लेयर था इनका। और इसके आईसीसी के बारे में यही है, बाकी इसके रूल्स रह गए। क्रिकेट की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा अलग से टॉपिक है स्पोर्ट्स का, तो उसमें हम देखेंगे कि क्रिकेट के कौन कौन सी गेम्स हैं, और तो ये जो सारी चीजें हैं, करंट वर्ल्ड कप कौन सा है और कहाँ पे होना है, प्रीवियस कौन सा है, पाकिस्तान ने कौन कौन से जीते, इंडिया को कब पाकिस्तान ने हराया, ये सारी चीजें जो होगी क्रिकेट के रिलेटेड वो हमारा टॉपिक बनेगा अलग से स्पोर्ट्स का। तो उसमें हम क्रिकेट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में आईसीसी का इतना ही है। अब इसके बाद आपको पता है कि जी वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो जाती है।
वर्ल्ड वार वन का इरा है जी, आपको पता है वर्ल्ड वार वन इसका इरा है जी 1914 से 1918 तक। ये जी वर्ल्ड वार बनी और इसकी वजह से आपको पता है कि ऑलमोस्ट 50 मिलियन से लेके 80 मिलियन तक लोग मारे गए थे इसमें। पूरा एशिया, साउथ एशिया शामिल था, नॉर्थ अफ्रीका पूरा का पूरा शामिल था और इधर से फिर अमेरिका भी 1917 में शामिल हो गया था। तो इसकी वजह से देखें आप 50 मिलियन से 80 मिलियन के बिटवीन लोग इसमें मारे गए थे। अब क्या था कि दुनिया में एक तरह से अमन खत्म हो गया था। अब दुनिया का हर कंट्री 4 साल मुसलसल जंग लड़ के हर कंट्री थक गया था। तो अब होता क्या है कि हर मुल्क जो है वो पीस चाहता है कि किसी तरह कोई सुकून मिल जाए, जंगों से हमारी जान छूट जाए। तो इस पे फिर ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनाई गई है। अ, उस ऑर्गेनाइजेशन से पहले होता ये है कि जब ये 1918 में ये ऑर्गेनाइजेशन सॉरी ये जंग जंग जब खत्म हो जाती है तो बाकी जो एक तरह से लॉर्ड्स थे, नुकसान तो उनका हुआ, लेकिन उनका तो गुज़र बसर चल रहा था। लेकिन ऐसे में जो लेबर थी ना, लेबर को जो ये मतलब कि लेबर वाले लोग थे, उनका तो गुज़र बसर मुश्किल क्या एक तरह से नामुमकिन हो गया था। तो उनकी सेफ्टी के लिए उनके राइट्स को सेव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या जिसकी एब्रिविएशन है जी ILO। ये एब्रिविएशन ही मैं लिख रहा हूँ तो आप ना प्लीज लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चले मैं हल्का सा लिख देता हूँ, एक सेकंड ही लगना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बनाई गई जी, ये बनाई गई है 29 अक्टूबर। फॉर्मेशन इसकी है जी, एक सेकंड, 29 अक्टूबर 1919 में 1919 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है जिनेवा में ही है जी, इसका हेड क्वार्टर। आपने अब करना ऐसे है कि जब सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी एंड हो जाएंगी तो आपने ऐसा करना है कि इनकी एब्रीविएशन लिख के जिनेवा में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर है वो सारी की सारी आपने अलहदा लिख लेनी। और मोस्टली पेपर में जो पूछी जाती है वो जिनेवा वाली ही पूछी जाती है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि जिनेवा वाली ऑर्गेनाइजेशन से हट के किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, वरना जिनेवा की ही जो जिनेवा में जिनके हेडक्वार्टर्स हैं वही ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं पेपर। लेकिन बाज दफा ऐसा हो भी जाता है तो बेहतर है कि आप ना अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है जी। और इसके जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं, इसका डायरेक्टर जनरल है जैसे ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आपको पढ़ा आई थी, उनके सेक्रेटरी जनरल होते हैं। तो कुछ ये हेड ही हैं, लेकिन क्या इनका नाम चेंज होता है बस। तो इसका जो हेड होता है वो होता है जो डायरेक्टर जनरल, या जिसे डीजी भी हम कह देते हैं। डायरेक्टर जनरल, ऐसे ही मैं डीजी ही लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कि डायरेक्टर जनरल, अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा। तो वो है जी गिलबर्ट होंगू। गिलबर्ट हांगहू इसके जी हेड है। इससे पहले जो हेड थे वो थे जी गे राइडर इससे पहले थे जी चाइना के, लेकिन अब फिर क्या हुआ था, गिलबर्ट होंगू इसके न्यू डीजी बने हैं जी। तो इसका लेबर ऑर्गेनाइजेशन नाम से शो हो रहा है, तो ये लेबर के अबाउट ही है ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन इस पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, तो पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन ज्वाइन किया था जी 1947 में ही पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन कर लिया था। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो 186 इस कंट्री के इसके मेंबर्स हैं जी। मेंबर स्टेट जो इसके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो है जी 186। अब जो फेमस कंट्री इसका मेंबर नहीं है, फेमस जो बार दफा पूछ लेते हैं, फेमस कंट्री जो इसका मेंबर नहीं है वो है जी नॉर्थ कोरिया और भूटान। ये दो मुल्क ऐसे मशहूर हैं कि फेमस भी हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है जी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है जी।
ये भी यही था कि लेबर्स के बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व किया जाए। इसका एम यही था कि टू सॉल्व इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स बिटवीन लेबर। तो लेबर के बिटवीन जो मजदूरों के दरमियान जो उनके समाजी और जो उनके मसाइल थे उनको हल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। पाकिस्तान ने अगर इसकी एग्जैक्ट डेट आपने लिखनी है तो वो लिख लीजिए 31 अक्टूबर 1947। अगर एग्जैक्ट डेट कोई लिखना चाहे तो वो लिख लें कि पाकिस्तान ने इसे कब ज्वाइन किया। 31 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था जी। तो आईसीसी को पाकिस्तान ने 1947 के बाद 1952 में ज्वाइन किया था, जब पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस दिया गया था। तो मैंने वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स में पढ़ते तो मैं आपको बता देता कि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस जब दिया गया था तो उसमें ही साथ ही पाकिस्तान ने आईसीसी को ज्वाइन कर लिया था, इसी वजह से मैंने बताया नहीं था। तो ये आपकी लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गई जी, आईएलओ। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसी वर्ल्ड वॉर 1 के लिए, ये मैं लिखा रहने देता हूँ। तो वर्ल्ड दुनिया क्या कहती, दुनिया चाहती थी अब लेबर के मसाइल हल हो गए, तो उसके बाद फिर दुनिया मजीद एक और चीज चाहती थी, वो थी जी पीस। कि बहुत सारे कंट्रीज मुसलसल 4 साल की जंग लड़ लड़ कर थक गए थे। तो अब उन्हें हर कंट्री चाहता था कि किसी तरह पीस हो, अमन हो। तो उसके लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जी, इंटरनेशनल सॉरी लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनाई गई है जिसमें जो सबसे ज्यादा मशहूर किरदार है वो है जी अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का। तो जैसे कायदे आजम के 14 नुकात फेमस हैं पाकिस्तान की आजादी में, तो इसी तरह लीग ऑफ नेशन बनाने में वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स मोस्ट फेमस है। वो इनका प्रेसिडेंट था जी वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका का। तो अब देखते हैं जी हम लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन ये बनाई गई है जी। तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो 10 जनवरी सॉरी 1920 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। अब ये बनाई कहाँ पे गई, होता ऐसे है कि जब हर मुल्क चाहता था कि किसी तरह पीस हो, तो ये पेरिस में मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड हैं वो इकट्ठे होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अपने ना इस्लाह देते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो वहां पे वुडरो विल्सन 14 पॉइंट देता 14 पॉइंट पेश करता है और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इसी वजह से लीग ऑफ नेशन को कहते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ये इसको आल्सो कॉल्ड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ये मैं रेज ही कर देता हूँ नीचे वाला ना, हो गया बस ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है जी 10 जून 1920 में हुई। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर ये वैसे बनी थी और इसका जो हेड क्वार्टर था वो जिनेवा में ही रखा गया था जी। इसके फाउंडर एक तरह से कह लें वो वुडरो विल्सन को काउंट किया जाता है जी। उसके 14 पॉइंट फेमस है इसके रिलेटेड। वुडरो विल्सन ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है जी। इसके 14 पॉइंट, इसने 14 नुकात दिए थे जी। और इसे लीग ऑफ नेशन को हम एक और भी नाम देते हैं, वो देते हैं चाइल्ड ऑफ वार, आल्सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ वार, जंग के बच्चे। कि जिन्होंने जंग लड़ी थी, जब उनका कुछ भी नहीं रहा तो उन्होंने फिर क्या किया कि अमन के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन बना दी लीग ऑफ नेशन। और फिर जिन्होंने ये लीग ऑफ नेशन बनाई थी बाद में यही कंट्री क्या कहते हैं इस लीग ऑफ नेशन को भी, और ये इसके ऑपरेशन जो सीज होते हैं, सीज्ड इट्स ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सीज होते हैं या जब ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म होती है तो वो हो जाती है जी 1946 में। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाती है 1939 में। तो 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार 2 रहती है। तो उसमें अगर लीग ऑफ नेशन की बात कोई मानता तो फिर जंग वो होती ही ना। वो जो जंग थी वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के वर्ल्ड वार से ज्यादा खौफनाक थी, खतरनाक रही साबित, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।
तो उस वजह से फिर क्या किया कि इन लीग ऑफ नेशन वालों ने क्या किया, अपने ऑपरेशन सीज कर दी 1946 में, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, इन्होंने खत्म करके रख दी। तो ये था जी लीग ऑफ नेशन के अबाउट। अब इसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन एक बनती है वर्ल्ड वॉर 1 में। अब ये हो गई लीग ऑफ नेशन। कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख लीजिएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरिंग ये डिसॉल्व हो गई थी जी। अब होता ऐसे है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है तो उसमें बहुत जगह पे क्या होता है कि ना, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको बहुत मौका मिल जाता है क्राइम करने का। उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब कि ना फैसिलिटी मिल जाती है, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं होता, सबके सब अमन के पीछे भागे हुए थे, या सबको बस मुल्क की हिफाजत की पड़ी हुई थी। मुल्क के अंदर जो हो रहा था वो उसके साथ तो किसी को कुछ था ही नहीं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा था। तो ऐसे में जो क्रिमिनल्स थे उन्हें सबसे ज्यादा मौका मिल गया क्राइम करने का। तो उसके लिए फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे इंटरपोल, इसका ओल्ड नेम है जी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फॉर्मेशन जी, ये एब्रीवेशन है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन है जी 1923 में। हेडक्वार्टर इसका था जी लियोन, फ्रांस। फ्रांस का एक सिटी है जी लियोन में, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है जी। 1923 में ये बनी थी। और इसके जो आजकल हेड चल रहे हैं वो चल रहे हैं जी अहमद नसीर। दुबई का है, दुबई के बंदा है जी ये अहमद नसीर। आगे अल राइसी भी इसका है, पूरा नाम लिखना है तो वो लिख लें, अल राइसी। ये यूएई का है जी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये बंदा है जी अहमद नसीर अल राइसी। और इसने और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी उस 1923 में। इसका नाम जो था वो था जी, ओल्ड नेम इसका, या अगर आप कह लें कि इसका जो ओल्ड नेम था वो था जी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और फिर क्या होता है कि 1956 में, इन 1956 नेम चेंज, इसका नाम क्या होता है जी, चेंज हो जाता है एंड बिकम इंटरपोल। नेम चेंज होके इसका नाम पड़ जाता है जी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरपोल में अलहदा तरह से इसका असल में मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई बंदा क्राइम करे और वो चला जाए, जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जब ये नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था तो वहां पे इमरान खान ने मतलब कि बड़ी लेटर लिखे थे इंटरपोल को कि हमें ये बंदा रिक्वायर्ड है। लेकिन इंटरपोल ने कह दिया था कि ये आपकी कंट्री का मसला है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेटर्स शो होते हैं कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान के हुकूमती लेवल पे कोई चोरी डकैती करता है, तो अगर वो बंदा मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में चला जाए, तो जो मुल्क ये वो बंदा छोड़ेगा, वो मुल्क वाले अगले मुल्क वालों को वो लेटर जारी करते हैं। उनके कलर्स होते हैं अलग तरह से, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट। वो लेटर जारी करते हैं, उसे उस फॉर्म में लिख के देते हैं कि हमें ये बंदा रिक्वायर्ड है और ये बंदा आपके मुल्क में है, तो प्लीज आप ये बंदा हमारे मुल्क को वापस कर दे। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है जी इंटरपोल। अगर कोई बंदा इंटरनेशनल लेवल का फ्रॉडिया है तो उसे पकड़ने के लिए फिर एक मुल्क दूसरे मुल्क की मदद करता है। यही इंटरपोल का मकसद है, एम है। इसके करंट मेंबर जो हैं वो यूएनओ से भी ज्यादा है। 195 इसके मेंबर हैं जी। सॉरी, 195 कंट्रीज इसके मेंबर स्टेट हैं जी। अब इसके बाद फिर इंटरपोल के बारे में बस इतना ही जी। करंट इसका हेड, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, और नाम इसका ओल्ड क्या था, क्या पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन करने की डेट लिख लें। पाकिस्तान ने 1952 में इसे ज्वाइन किया। पाक ज्वाइन 1952 में। इंटरपोल पाकिस्तान ने 1952 को ज्वाइन किया था जी।
अब इंटरपोल के बाद ऑर्गेनाइजेशन आपकी फेमस बनती है। अब होता ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मोस्टली इलाकों पे हुकूमत जो आ जाती है वो ब्रिटेन की हुकूमत आ जाती है, इंग्लैंड की, यूके की हुकूमत आ जाती है जी, मोस्टली कंट्रीज पे। एक तरह से अगर मैं आपको कहूँ तो पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और उस इधर से आ जाएं आप बाकी यूरोप के मोस्टली कंट्रीज पे 5 से 6 से 7 कंट्री पे इसी ब्रिटेन की हुकूमत थी। तो वो जो वो जो कंट्री किसी दौर में ब्रिटिश के अंडर रही थी, उनके लिए एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जी, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जी कि वो कंट्रीज जो कभी ब्रिटिश के अंडर रहे हो, जैसे पाकिस्तान और इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, ये सारे के सारे ब्रिटिश के अंडर रहे हैं, ब्रिटिश के अंडर अंडर रूल रहे हैं, तो इनके लिए एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। अब इसकी फॉर्मेशन 1931 में बनी थी। और इसका जो हेड क्वार्टर था जी, वो लंदन, क्योंकि ये ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश के रिलेटेड है, ब्रिटिश की हुकूमत जिन जिन कंट्री पे थी उनके लिए बनाई गई थी, तो इसलिए जो इसका हेड क्वार्टर था वो ऑब्वियसली बात है कि यूके की किसी सिटी में ही होना था, तो लंदन में इसका हेड क्वार्टर है जी। इसके जो मेंबर स्टेट देखें वो 53 है। मेंबर्स जो इसके हैं मेंबर स्टेट, वो हैं जी 53। बात जगह पे आपको 54 मिलेगा, लेकिन 54 इज नॉट एग्जैक्ट, 53 एग्जैक्ट है। वो वजह ऐसे है कि जब ये आपकी क्वीन एलिजाबेथ टू मरी है ना, ये 8 जून 2022 को जब इसकी डेथ हुई है, जुलाई को सॉरी, तो जब इसकी डेथ हुई है तो उसमें फिर उन्होंने ना शो किया था कि हमारी वो किस किस की हेड थी क्वीन एलिजाबेथ, तो वहां पे बताया गया था कि वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जो थी उनकी हेड थी, जिसमें आपके जो 15 कंट्रीज हैं वो अफ्रीका के थे, और उसके बाद फिर वो न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की स्टिल हेड है। और इसी तरह जो ब्रिटिश मोनार्क होगा, जो ब्रिटिश का लॉर्ड होगा, नवाब होगा, आज तक जो इनका हेड ऑफ स्टेट है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इन 3 कंट्री का हेड ऑफ स्टेट है, वो आज तक ब्रिटिश का बंदा ही होता है। आज तक इनका हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश का ही है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ टू के बाद चार्ल्स है, आजकल चार्ल्स थ्री है, तो चार्ल्स थ्री इन कंट्री का अब हेड है। कॉमनवेल्थ में जो कंट्री थी उनका हेड एक तरह से वो जो है वो ये, लेकिन पाकिस्तान ने फिर जब पाकिस्तान का अपना आइन बन गया था 1956 में, तो पाकिस्तान ने फिर इसके जो हेड था, ये ब्रिटिश मोनार्क था, इसको रिमूव कर दिया था। इसी तरह इंडिया का 1950 में एक्ट बन गया था, उन्होंने भी रिमूव कर दिया था। तो ये सारा इसके बारे में है। ये हम मजीद जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे या हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको फिर ये बातें सारी याद आएंगी और आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। तो इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था, वो था जी मिस्टर आर्नल्ड स्मिथ। ये जी अक्सर पास्ट पेपर में पूछते हैं कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कौन सा था, तो वो था जी आर्नल्ड स्मिथ था। ये कनाडा का बंदा था जी। असल में वो पूछने की वजह ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ये लंदन की है, तो इसका हेड कनाडा का क्यों है, तो इस वजह से वो पूछते हैं कि बच्चे यही समझेंगे कि इसका जो हेड होगा वो ऑलमोस्ट लंदन से ही होगा, लेकिन लंदन का नहीं था, क्योंकि कनाडा उस वक्त कनाडा का हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश ही होता था, तो इस वजह से इन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल चूज किया वो भी इन्होंने कनाडा से ही चूज किया। अब सेक्रेटरी जनरल इसका करंट, अगर करंट में बात करूं तो वो है जी हॉर्न पैट्रिका, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। ये इसकी करंट हेड है जी कॉमनवेल्थ की। तो इसका जो अगर कॉमनवेल्थ में करंट मोनार्क की बात करें तो वो चार्ल्स 3 है जी, जो अभी जिसकी 8 जून को जिसकी ताजपोशी होनी है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ इसकी डेथ हो गई थी, तो क्वीन एलिजाबेथ का ऑलमोस्ट साल तो वो शोक मनाते हैं। तो जब साल पूरा हो जाएगा तो उस वक्त ये चार्ल्स 3 क्या बन जाएगा, यूके का करंट हेड ऑफ स्टेट या करंट मोनार्क बन जाएगा। तो ये है जी आपकी कॉमनवेल्थ। और इसके बाद हमारा जी एक तरह से
वास्ट टॉपिक आ जाता है जी, या वास्ट ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे बड़ा जो टॉपिक है, वो आ जाता है जी हमारा यूनाइटेड नेशन का। चलें जी, एक तरह से ये आपको डेमो देना था कि हम ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो अभी देखें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो बताएँ जी हमें। जी, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी, क्वेश्चन पूछ लें अब आप लोग। कल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो यूनाइटेड नेशन अब हम टॉपिक अपना डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान ने जो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, वो जी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने सबसे पहले ज्वाइन की थी। अगस्त 1947 में ही पाकिस्तान ने फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी थी जी 1947 में। हेडक्वार्टर उसका है जी रोम, इटली। इटली का जो कैपिटल है रोम, वहां पे उसका हेडक्वार्टर है। सबसे पहले पाकिस्तान ने यही ज्वाइन की थी। जी जी, अच्छा, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि रिमेंबर इनको कैसे करना है। तो रिमेंबर आपने ऐसे करना है कि आपने अपने जहन में फर्स्ट फिगर जो रखना है वो 1939 का रखना है कि 1939 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उसके बाद आपने फिर ना इनके जो गैप है ना, बिटवीन गैप्स हैं, वो आपने याद रख लेंगे कि पहली ऑर्गेनाइजेशन आपकी 1939 में बनी, उसके बाद ना 1839 में बनी, उसके बाद फिर 1863 में बनी, और उसके बाद फिर 1865 में बनी, फिर उसके बाद आपकी 1874 में बनी, फिर 1909 में बनी, फिर 1919 में बनी, फिर 1920 में बनी, फिर 1923 में बनी, फिर 1931 में बनी। तो अगर आप ऐसे ये याद रखेंगे ना, बस ये फिगर याद रख लेना, तो नाम आपको ऑटोमेटिकली आपके जहन में रह जाएंगे। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ही साल में बनेंगी, तो उनके मैं आपको एक तरह से रट्टे लगवा दूंगा कि एक ही साल में ये बन गई थी और इनका ये आपने रट्टा लगा लें। वो मैं आपको रट्टे लगवा दूँ। जी, और कोई क्वेश्चन पूछें? जी, थैंक यू सो मच। मेथड ऑफ टीचिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इसी मेथड से ही आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट इसी मेथड से आपको करवाने हैं जी। अगर देखें कल उर्दू का जो 10 नंबर का पेपर आया था, उसमें आपकी तसनीफ कितनी आई थी? वही मैं आपको पहले दिन भी बात कर रहा था कि जैसे प्रिपरेशन आपकी उर्दू की करवाई जाएगी, आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं ऐसे कोई याद करवाएगा कि आपको जो हमने वो किताबें याद करवानी है ना, हर एक शायर की हमने आपको किताबें एक कहानी बनाकर याद करवा दें। अच्छा, कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री। तो कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री ये है कि 1601 में जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उसने ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 कॉन्टिनेंट पे जो हुकूमत थी वो इन्हीं की थी। जिनमें आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, साउथ अमेरिका आ जाता है, उसके बाद फिर आपका अफ्रीका आ जाता है, एंड इधर से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये आ जाते हैं। तो इधर और उसके बाद फिर पाकिस्तान, इंडिया और पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट, इन पे हुकूमत इन्हीं की थी। तो ये हुकूमत 1601 में एक ऑलमोस्ट ये सेटेबल हो गई थी। उसके बाद फिर हुआ ऐसे कि 1931 में एक तरह से ना, जब वर्ल्ड वॉर वन हुई तो बहुत सारे कंट्रीज जो थे ना वो यूके से अलहदा होना स्टार्ट हो गए थे। जैसे आपका देखिए लिबिया देखिए 1931 में हो गया था। तो इस तरह बहुत सारे कंट्री ना यूके से अलहदा होना, आजाद होना शुरू हो गए थे। तो इस जरूरत को फील करके इन्होंने क्या किया कि हमें कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए कि जिन पे कभी यूके की हुकूमत रही हो, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ही हुआ, पाकिस्तान ने भी इसे 1947 में ज्वाइन किया। उसके बाद पाकिस्तान ने इसे 1972 में लीव किया। वो लीव इस वजह से किया था कि इन्होंने, यूके वालों ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया था, इंडिया ने और बांग्लादेश ने। तो जिस वजह से फिर पाकिस्तान ने लेफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर बेनजीर भुट्टो आई, उसने 1989 में कॉमनवेल्थ को दोबारा से ज्वाइन करवाया। तो ये है जी कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री। इसके बाद पूछें जी। थैंक यू इकराम नज़ीर, थैंक यू।
यूएनओ हमारा है, अगर कहें तो पढ़ लेते हैं, वरना रेगुलर क्लासेस में ही हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जी जी, डेमो वाले लेक्चर ये तो एक तरह से आपको वे बताया जा रहा है कि इस वे में हम पढ़ाएंगे। बाकी जब हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट होंगी रेगुलरली, तो उसमें हम इनको हम अच्छे तरीके से करेंगे। क्योंकि जो जो ऑर्गेनाइजेशन रह जाएंगी वो फिर हमने दोबारा करनी है ना, तो उसकी वजह से फिर पिछले वालों को भी रिमाइंड करवा दिया जाएगा। जी थैंक यू। ICJ, ICRC हमने पढ़ी है, ICJ नहीं पढ़ी हमने। जी जी, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जी। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे, जो आपके रह जाएंगे वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट, जी जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो हमने पढ़ा नहीं है अभी, वो यूएनओ के टॉपिक में है। तो हम उसमें ही पढ़ेंगे इंटरनेशनल, वो उसके कितने जजेस होते हैं, कितने साल का ड्यूरेशन होता है, वो सारे हम उसमें पढ़ेंगे। जी, जो पहला सब्जेक्ट हम चूज करेंगे वो हम करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स कब से स्टार्ट हुई है। जी जी, ICJ वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो हमने पढ़ा नहीं है, मैंने इसी वजह से नहीं आपको बताया। बेटा 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है और क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी और आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। ICJ के बारे में आप अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। ये यूएनओ की जुडिशियल बॉडी है। जो इसका रोल है वो ये है, टू सेटल लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड इट टू बाई सीट्स। ये जो आपके लीगल डिस्प्यूट्स होंगे ना, वो आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सॉल्व करेगा। और फिर ये एडवाइजरी ओपिनियन भी आपको देगा। इसमें 15 जजेस होते हैं आपके, और हर एक जजेस का जो ड्यूरेशन होता है वो 9 ईयर होता है। 9 साल के लिए जज सिलेक्ट होते हैं। 15 जज होते हैं और वो 9 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है ICJ का, वो हेग, नेदरलैंड, पीस पैलेस ऑफ हेग, इसे हम कहते हैं पीस पैलेस ऑफ हेग। नेदरलैंड में है ये सिटी हेग। तो वहां पे इसका हेड क्वार्टर है। और ये यूएनओ का वाहिद ऑर्गन है जिसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क से हट के कहीं पे और है, या अमेरिका से हट के कहीं और है। ये हेग नेदरलैंड यूरोप का है जी, वेस्टर्न यूरोप में आता है ये। वहां पे इसका हेड क्वार्टर है जी। तो इसके हट के ICJ के बारे में और क्या आप जानना चाहते हैं? लास्ट डेमो है हमारा। कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन कोई आ रहे हैं सेशन के अबाउट, तो आप पूछें कि सेशन के अबाउट हमारा ये क्वेश्चन है। मेरा मतलब ये है कि आपकी पहले बेस बनाई जाएगी। वो बेस आपकी ऐसे बनानी है कि आपकी ये जो कायनात बनी है ये बनी कैसे है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ाने का मकसद ये होगा कि आपकी जो ये कायनात है ये बनी कैसे है। जब वो आपको पता चल जाएगा, उसके बाद फिर हम उसके अंदर फिर ये अलग-अलग सब मुल्कों को ऐड करते जाएंगे, उनकी ज्योग्राफी समझेंगे। और जब ज्योग्राफी समझ आ जाएगी तो आपको किसी भी कंट्री की हिस्ट्री पढ़ना मुश्किल नहीं होगी। जी जी, यूएनओ के साथ ही पढ़ेंगे। आप बेटा सेशन 11 के रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको होंगे। कोई, जी इंग्लिश ग्रामर आपको करवाई जाएगी। ज्योग्राफी से, जी ज्योग्राफी से ही एक तरह से हम स्टार्ट लेंगे।
सेशन के अबाउट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें कि सेशन में हमें क्या-क्या करवाया जाएगा और कैसे करवाया जाएगा। वो वैसे कई दिनों से हम डेमो अपने हर डेमो लेक्चर में बताते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा है तो वो आप पूछ लें। क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हैं। बेटा जिन स्टूडेंट्स को आउटलाइन्स नहीं पता ना, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं सारी उनको डिटेल्स शेयर कर देती हूँ, ठीक है? अभी क्लास के स्टार्ट में सब कुछ बता चुके हैं हम। से कॉन्टैक्ट कर लें, मैम आपको समझा देंगी अगर आपको किसी भी चीज़ की नहीं समझ आ रही होगी। सेशन के ड्यूरिंग भी आपका हम ऐसे करेंगे, चलें मैं अपने से बता देता हूँ अगर आपने सेशन के अबाउट नहीं कोई बात पूछनी, तो हम ऐसे करेंगे पहले आपकी 5 दिन क्लासेस होंगी और उसके बाद 1 दिन आपका टेस्ट होगा, हर वीकली टेस्ट होगा आपका, जो हम उस वीक में पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा और 1 दिन हम रखेंगे डिस्कशन के लिए। 2 हफ्तों में 1 दिन हम डिस्कशन के लिए रखेंगे, अदरवाइज़ आपके जो 2 दिन होंगे हर हर वीक में 1 दफ़ा टेस्ट होगा, 2 वीक के बाद आपका 1 दिन डिस्कशन के लिए होगा। डिस्कशन का मतलब ये होगा कि आपको बताया जाएगा कि इतना डेटा आपने अपने ज़हन में कैसे सेव रखना है। वो हम आपको बताएँगे कि आपने ये डेटा सेव कैसे रखना है, किस सीक्वेंस से आपने ये सब चीज़ें पढ़नी है। मतलब कि आपको कनेक्टिविटी बताएँगे हम, कि कैसे आपने इस्लामिक स्टडी को, पाक स्टडी को, ज्योग्राफी को कैसे कनेक्ट करके पढ़ना है। तो हम वो उस लेक्चर में जस्ट वही हमारा वो ये 2 से 3 घंटे जो हमारा वो 2 हफ्तों के बाद एक लेक्चर होगा, वो यही होगा कि आपने ये सब चीज़ें कैसे इकट्ठी करनी है, कैसे कनेक्ट करके पढ़नी है। अगर पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी की बात करें तो ये 2 सब्जेक्ट आप इंटरकनेक्टली पढ़ सकते हैं, मतलब कि कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। कहानी बना के, स्टोरी बना के ये आप पढ़ सकते हैं और इसी तरह ज्योग्राफी इनके साथ-साथ खुद ब खुद ही होती जाएगी। तो हम हर 2 हफ्तों के बाद 1 लेक्चर रखा करेंगे, जिसमें हम कनेक्टिविटी समझेंगे, कि जितना कुछ हमने पढ़ा है, इसको कैसे कनेक्ट करके एक ही दफ़ा रिवाइज़ करें। क्योंकि जब आप पेपर पे आप जाया करेंगे, तो आप वहाँ पे कैसे ये सब चीज़ें अलग-अलग से पढ़ेंगे। तो अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो आप एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ खुद ब खुद आपकी याद करते जाएँगे और आपके वीकली टेस्ट होंगे और उसके बाद आपके मंथली ग्रैंड टेस्ट होगा और 2 मंथ के बाद हम आपका ग्रैंड टेस्ट लेंगे और इंशाल्लाह उसमें जिन स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर होंगे उन स्टूडेंट्स की हम मज़ीद हेल्प करेंगे और उन्हें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप वो कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप दूसरे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जैसे होता है ना कि थोड़े टैलेंटेड स्टूडेंट या थोड़े लायक स्टूडेंट वो टीचर्स को ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इस वजह से फिर हम उनकी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी अगर सब लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम सबकी हेल्प करेंगे, दिलो-जान से करेंगे। जी, इंशाल्लाह आप सब लोगों को मज़ा आएगा पढ़ते वक़्त और बाकी आपको ड्यूरिंग लेक्चर्स भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो आप लेक्चर के बाद कॉन्टैक्ट कर सकेंगे या आपकी इंशाल्लाह फुल हेल्प की जाए। बाकी आप मैम से कनेक्ट कर लें अगर आपको किसी चीज़ की मज़ीद ना कोई समझ आए आउटलाइन्स जो जिन स्टूडेंट्स की रहती हैं, तो वो मैम से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको वो आउटलाइन्स आपकी प्रोवाइड कर देंगे। और आपने ऐसे करना है सबसे पहले कल हमारा सेशन स्टार्ट होगा, तो आपने ये आउटलाइन्स आज आपने लिख लेनी और उसके बाद आज मैं आपको साथ-साथ ये भी बताता चलूँ कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। पहली बात तो ये कि आपने नोट्स कभी भी कॉपी पे नहीं बनाने, कॉपी या रजिस्टर पे नहीं बनाने आपने। नोट्स आपने अलहदा पेजेज़ लेने हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे पेजेज़ आपने लेने हैं और जिन पे आपने नोट्स बनाने हैं। ये देखें इस तरह की आपने ये लेने हैं पेजेज़, इस तरह के पेजेज़ पे आपने नोट्स बनाने हैं जी। ये इस तरह के पेज जो अलहदा पेज अलग हो सके, इन पे आपने नोट्स बनाने हैं। कॉपी या रजिस्टर पे नोट्स बनाने की ट्राई ना कीजिए। और आपने हर सब्जेक्ट के अलहदा से नोट्स बनाने हैं। ये आप कोशिश कीजिएगा। आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे हम, वो आप टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन जो बंदा
आपने हाथ से नोट्स बनाए ना, जो उसकी उसकी अलग ही बात होती है। अब वो पेपर के दिन, एक दिन पहले भी आप पढ़ेंगे ना, तो आप वो सारे के सारे रिवाइज। लेकिन अगर आप मेरे हाथ के बने या मैम के हाथ के बने नोट्स देखेंगे, तो वो आपको मतलब कि काफी ज्यादा वो टाइम लेंगे। आपको नोट्स बनाने में या पढ़ने में या समझने में वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ नोट्स बनाइएगा। हाँ, हम आपको हर लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अब आप जब लिखिएगा आप खुद ही, अब जो पॉइंट आपका वो मिस हो जाए, उसके बाद जो हम आपको नोट्स सेंड करेंगे, तो आप वहां से देख के अपने नोट्स में वो पॉइंट ऐड कर लीजिए। ऐसे कीजिए। जी। जी, अगर आप चाहते हैं कि हम ये जो आगे सीट्स आ रही हैं पीपीएससी में, कस्टम में इंस्पेक्टर एक्साइज की, और उसके बाद फिर जेल पुलिस में आ रही हैं, तो इनकी जो सीट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम इनको ले लें, तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे तो आपके लेक्चर लेने पे लग जाएँगे, क्योंकि हमारा लेक्चर 1 घंटा 1 और 45 मिनट का होगा, या कभी-कभी 2 आवर पे भी निकल जाएगा, 2 घंटे कभी-कभी भी हो जाया करेगा। तो 2 घंटे ये, और उसके बाद आपने उसको 2 घंटे आपके नोट्स बनाने में लग जाएँगे, और उसके बाद फिर 3 से 4 घंटे आपको वो लेक्चर याद करने में लग जाएँगे। जी, एफपीएससी जो आपकी कस्टम एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट्स आएँगी ना, वो पीपीएससी के थ्रू आएँगी। कस्टम में जो सीट्स आती हैं वो एफपीएससी के थ्रू आती हैं, जो एक्साइज इंस्पेक्टर की आएँगी वो पीपीएससी के थ्रू आएँगी। जी, पीपीएससी के थ्रू आएँगी। और पीपीएससी में ये अभी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल बेहतरीन सीट है, वो भी अनाउंस होने वाली है। असिस्टेंट पुलिस की सीट्स अनाउंस होने वाली हैं, और उसके बाद फिर एएसआई की सीट्स आने वाली हैं। तो कोशिश करें कि एडवर्टाइज़मेंट आने से पहले आपका सिलेबस कवर हो चुका हो। अगर अदरवाइज़ आप उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो फिर आपको मसला होगा। जी, पीपीएससी में पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एफपीएससी में ये होगा कि ओवरऑल आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रोविंस से आप हों। जी, जो पंजाब पुलिस की सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, वो आपकी आएँगी जुलाई-अगस्त में आएँगी जी। जून जून के एंड पे या जुलाई के स्टार्ट में आएँगी जी। और एएसआई की सीट्स जल्दी आ जाएँगी। वो जून-जुलाई तक, मई-जून तक एएसआई की आ जाएँगी, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर की हैं वो ऑलमोस्ट आपकी थोड़ा लेट हो जाएँगी। जी, जी, आपको जो ये डेटा हम पढ़ाएँगे, ये एफपीएससी, एसपीएससी, मतलब कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सबके लिए ही ये परफेक्ट सिलेबस है। आप टेस्ट करने के लिए आप ऐसे करें कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर उठाएँ, और उन्हें देखें कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसी ट्रेंड के मुताबिक पेपर आ रहा है या नहीं। आप देखेंगे इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही पेपर आ रहा है। जी, जी, लॉन्ग लास्टिंग याद रखने के लिए आपको मैं ट्रिक्स बना के दूँगा। अभी आपको मैंने ट्रिक्स बना के नहीं दिए, तो चलें मैं आपको ना अभी एक ट्रिक मतलब कि एक तरह से डेमो के तौर पे आपको एक ट्रिक बना के देता हूँ। आपको लगेगा अजीब-सा, आपको जैसे मैं एक ट्रिक बना के आपको दे रहा हूँ, आप वो सेक्रेटरी जनरल मैंने याद करवाया है ना, आईटीयू का, दोयीन बगदान। तो उसका जो ट्रिक बनेगा याद रखने का, वो ये है कि दूर से भागकर सिग्नल को मार देती है। अब देखें, दूर आ गया ना, तो यहाँ से आपको दूरीन खुद ब खुद ही ज़हन में आ जाएगा। भागकर भागकर आ गया है, तो यहाँ से आपको दूरीन बुगदान आ गया। तो इसी तरह ये आपको एक तरह से स्टूपिड से हैं, लेकिन हेल्पफुल काफ़ी होते हैं। जी, जी, साथ-साथ नोट्स बनाते रहें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो आपके साथ कमिटमेंट मैम ने की है, तो वो कमिटमेंट हम आपकी पूरी करेंगे। अपनी हम पूरी करेंगे, आपको साथ-साथ नोट्स देंगे, लेकिन अगर आप हिमसेल्फ खुद ब खुद ही नोट्स अच्छी तरह से बनाएँ, तो हाँ, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हर वीक के बाद अपने-अपने नोट्स बना के उसकी पीडीएफ बना के सेंड करें, मुझे सेंड करें, मैम को सेंड करें, मैं वो चेक कर दिया करूँगा डिटेल से। आपका हर बच्चे का जहाँ-जहाँ से कोई पॉइंट मिस होगा, तो उसे मैं बता दूँगा कि बच्चे आपने ये पॉइंट यहाँ लिखना है, यहाँ से आपका रह गया है। वो मैं हेल्प कर दूँगा आपकी।
तो ऐसे आपको ट्रिक बना के चीजें याद करवाई जाएंगी। अब इसी तरह जैसे आपको समुद्र मैंने याद करवाए थे सारे के, एक एब्रीविएशन है पैसा, P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन, S फॉर सदर्न एंड A फॉर अंटार्कटिक, आर्कटिक। देखिए अब एक लाइन में सारे के सारे समुद्र सीक्वेंस से याद हो गए कि बड़ा समुद्र कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। एक ही एब्रीविएशन में सारे के सारे ही याद हो गए। इसी तरह एब्रीविएशंस बना के रखी हुई है, हर चीज की बना के रखी हुई है, और आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, डोंट वरी इसके। जी और पूछे सेशन के अबाउट ही पूछें, कोई क्वेश्चन स्टडी के अबाउट पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज सेशन के अबाउट पूछें कि आपको क्या क्या चीज दी जाएगी या आपको क्या मसला है तो हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, इसके अबाउट पूछें आप। मैम क्लास इंक्रीज कर लें थोड़ी, क्योंकि आज लास्ट डेमो है तो बच्चों को कंफ्यूजन न रहे, जी क्लास जी थोड़ी सर। इंक्रीज कर दें। जी जी बेटा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, डेली बेसिस पे मिलेंगी, आपकी ड्राइव बनाई जाएगी, वहाँ आप लोगों की डेली रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी। जी 2 मंथ्स का है कोर्स। करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे ही हम देंगे जी, आपको करंट अफेयर हम डेली बेसिस पे देंगे, लेकिन हर एक वीक के एंड पे जो करंट अफेयर करने का मजा आएगा ना, सारे के सारे कर लिया करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपको डेली पे भी देंगे, डेली पे वैसे ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन हम आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया करेंगे। जी एफपीएससी में ऐसा होता है कि 20 नंबर की इंग्लिश आती है तो 20 में से आपने 12 नंबर लेने होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको अगर अच्छे तरीके से समझाऊं तो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एफपीएससी का 100 नंबर का पेपर हुआ, तो उसमें आपके नंबर आ जाते हैं 85 और आप इंटरव्यू के लिए नॉट सिलेक्टेड, लेकिन एक बंदा है 78 वाला इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाता है। वो वजह ये बनेगी कि आपके इंग्लिश में 12 नंबर नहीं थे, इस वजह से फिर आप एफपीएससी में सिलेक्ट नहीं होंगे अगर आपके 12 नंबर इंग्लिश में नहीं आते तो। जी करंट अफेयर मिनिमम जो अभी देखें कल वाला पेपर या उसका उससे पिछले वाला मजीद देखें तो उसमें ये है कि करंट अफेयर 3 से 4 नंबर का ही आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो आप इतना टाइम करंट अफेयर पे वेस्ट करें, उसके लिए मैं आपको एक मेथड बनाऊंगा। वो मेथड ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपके जी पेपर की डेट आ गई है, आपके पेपर की डेट आ गई कि नेक्स्ट संडे को आपका पेपर है, तो आपने क्या करना है कि आज से ही आपने करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना है, और मोस्ट रिसेंट जो 8-9 मंथ में जो जो काम हुए बस वही पढ़ लेने हैं, उन्हीं में से देख लीजिएगा 2 से 3 आ जाएंगे। बेटा ब्लैंक बोर्ड पे नहीं हो रहा, यहाँ पे भी सर ने सारा आप लोगों को करवाया है काम, अब क्लास एंड हो गई, इस वजह से ब्लैंक है बोर्ड। फीस ज्यादा है, मैं हैरान हूँ ऐसे बात। लास्ट सेशन की फीस 6500 थी, इस दफा मैंने खुद जो है, हाँ जी बेटा 1000 वाले ये फिर मटेरियल नहीं है ना, चीजें नहीं है। वो 1000 वाले आपके जो है ना, वो फिर जस्ट एमसीक्यूज पढ़ा के आपको फारिग कर देते हैं, आप इस चीज को भी देखें। जी एफपीएससी में जो आपने एवरेज मार्क्स लेने होते हैं आपके इंग्लिश में 12 कंफर्म होना चाहिए, अदरवाइज आपके ओवरऑल बाकी जो 80 नंबर का है वो ओवरऑल मेरिट बनता है आपका। मतलब कि अगर 12 नंबर आपके इंग्लिश में है और उसके बाद 80 में से आपके नंबर अगर मेरिट कम है तो 60 भी आ जाए तो आपका मेरिट बन जाता है। तो ऑलमोस्ट आपके 70 से ऊपर हों तो आप एफपीएससी में हो जाते हैं सेलेक्ट इंटरव्यू के लिए। करंट अफेयर की आप टेंशन न लें, करंट अफेयर के लिए हम आपको बेहतरीन डेटा प्रोवाइड करेंगे और अथेंटिक डेटा प्रोवाइड करेंगे और एक्सपेक्टेड डेटा प्रोवाइड करेंगे जहां से पेपर आने के चांसेस होंगे। और बाकी मैम जो फीस कम का कह रहे हैं, अगर बच्चे मुस्तहिक हैं तो आप इन्हें रख लीजिएगा, डोंट वरी। लेकिन अगर मुस्तहिक नहीं है तो आप लोग हमारी मेहनत का और मैम की मेहनत का भी ख्याल रखिएगा ईमानदारी से, क्योंकि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सारी एक हलाल रिस्क कमाने के लिए कर रहे हैं आप। अगर आप अभी से बेईमानी करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मैम के सामने मतलब कि ड्रामा करते हैं कि हम मुस्तहिक हैं और आप हैं नहीं, तो अगर आप उसके बाद जॉब पे लग जाते हैं तो वो आपकी सारी की सारी कमाई हराम की है, हलाल की नहीं होगी।
तो कोशिश करें कि अभी से नेक नीयत बनाएँ और रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहें। अगर आप अभी से इस काम पे लगे रहेंगे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोग कामयाब हो सकें। मैं बद्दुआ नहीं किसी को दे रहा, लेकिन एक तरह से मेरी तबलीग समझ लें, मैं तबलीग आपको कर रहा हूँ, तो कोशिश करें कि अभी से रिज़्क़ हलाल की ही जुस्तजू अपने दिल में रखें। हराम का सोचें ही नहीं। बाकी अदरवाइज़ कोई मुस्तहिक है, तो मुझसे या मैम से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लें और हम आपकी इंशाल्लाह लाज़मी हेल्प करेंगे। जी, जी, बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स डिसेबल होते हैं, ठीक है, जिनके फादर जो हैं वो आर्मी वगैरह में होते हैं, इनको मैं डिस्काउंट दे देती होती हूँ कि जिनके फादर की शहीद हो गए हैं और इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ करती हूँ, लेकिन वो प्रूफ़ देते हैं फिर उस चीज़ का। बाकी ये फ़ी बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मैंने आज तक इस सेशन में मतलब जितने मेरे चले हैं 10th बैच, मैंने कभी नहीं इतनी कम फ़ी रखी। पुराने स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, उनको पता होगा लास्ट टाइम भी हमारी फ़ी जो है 6500 थी। इस दफ़ा मैंने खुद थोड़ी-सी कम रखी कि हालात वग़ैरह थोड़े ख़राब हैं मुल्क के और चीज़ें वग़ैरह, लेकिन वो मेरा ख़्याल है फ़ी मुझे मेंशन ही नहीं करनी चाहिए थी इतनी। क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद फ़ील की है कि जब आप किसी चीज़ की प्राइस गिरा देते हैं ना, तो लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं। फिर लोगों को लगता है ये तो पता नहीं इतनी कम फ़ी में कैसे ही इतना सब कुछ करवा देंगे या कैसे हमें दे देंगे, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही तो नहीं फिर वो जो 25,000 आपका जस्ट जीके पढ़ाने का लेते हैं टीचर्स, वो ले रहे हैं और उनके पास 100 प्लस जो है बल्कि बेटा 1000 प्लस स्टूडेंट्स होते हैं। आप ऐसे करें कि आप लाहौर की आप या जिस भी सिटी में आप रहते हैं ना, तो आप वहाँ पे ऐसे करें कि आप वहाँ की ना अकेडमीज़ विज़िट करें। आपको एक तरह से ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप अकेडमीज़ विज़िट करें और वहाँ पे मेथड देखें कि टीचिंग मेथड देखें कि आपको किस मेथड से पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग देखें फ़ीस। अगर उसके कंपेयर में हम लोग आते हैं, तो आप लोग हमें जॉइन करो। अगर उसके मुकाबले में हम लोग नहीं आते, तो आप लोग हमें ना जॉइन करो। क्योंकि जो ये मेथड है, इस मेथड के हिसाब से जो ये फ़ीस है, एक तरह से ना होने के बराबर है। मैंने मैम को स्टार्ट में ही कहा था कि जो ये आप फ़ीस रख रही हैं, बहुत कम रख रही हैं। लेकिन मैम ने मुझे कहा कि नहीं, थोड़ा इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का हाई हो गया और उसके बाद फिर गुर्बत, मसाइल, रोज़गार नहीं मिल रहा, तो इतनी फ़ीस ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अभी भी ये फ़ीस ज़्यादा है, तो मेरा तो फिर ख़्याल है कि आप वो फिर 25,000 वाली अकेडमी में जा सकते हैं। क्योंकि सर देखिए वो बच्चे जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना, वो वहीं जाएँगे। जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, वो वहाँ कैसे जाएँगे 25,000 रुपए पे करके? उनके लिए भी तो कोई अकेडमी होनी चाहिए ना। तो उस वज़ह से मैंने ये फ़ी रखी। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है मैं इसको भी कम कर दूँ, तो मैं सर को कैसे पे करूँगी? मैं मार्केटिंग कैसे करवाऊँगी? मैं ज़ूम कैसे परचेज़ करूँगी? तो वो भी मेरे लिए मसला बनेगा ना। क्योंकि मुझसे जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों के लिए फ्री सेशंस करवाती हूँ, मैं आप लोगों के लिए बाकी चीज़ें करवाती हूँ, टेस्टिंग बैच होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जहाँ पे मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती, वहाँ पे आप लोगों को करना चाहिए। ये आपको एक तरह से और मैं एक एक चैलेंज मैं आपको देता हूँ कि आप पूरी जितनी भी फेमस अकेडमी ना सारी की सारी विज़िट कर लें। अगर उस इस मेथड से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप फिर कभी भी ना हमें जॉइन करें, आप उन्हें ही जॉइन करें। ये एक तरह से चैलेंज ही समझ लें मेरा। आप अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं, तो फिर आपको अकेडमीज़ विज़िट करनी चाहिए। आप विज़िट करें क्योंकि वैसे भी ये सुन्नत तरीका है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदें, तो बहस करके या डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसका रेट पता करके खरीदें, सुन्नत तरीका है ये तो। और अगर जो लोग पहले धक्के खा चुके हैं डिफरेंट अकेडमीज़ पे, जहाँ पे सिर्फ़ उन्हें एमसीक्यूज़ रटवा दिए जाते थे और उसके बाद 10-15 दिन पढ़ा के कह दिया कि जी आपका सेशन डन हो गया। तो आई थिंक उनको तो समझ होगी कि हमें क्या चीज़ दी जा रही है और कैसे हमें पढ़ाया जा रहा है। सर आई थिंक क्लास को एंड करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल रह जाए, तो वो फिर मुझे कॉल कर लें या टेक्स्ट कर लें व्हाट्सएप पे, मैं उनको रिप्लाई कर दूँगी। हुँ।
जी बच्चे, अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें अभी मज़ीद। जी सर जी, आप सर जी, आपका मेथड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू इकराम, थैंक यू। जी, ट्यूशन वाले भी आपको ऐसा ही है, ट्यूशन ट्यूशन वाले आप देखा है आपने, होम ट्यूशन वाले जितनी फ़ीस लेते हैं, आप सबको पता ही होगा। आपके मोस्टली के बच्चे तो पढ़ते होंगे ना? सर इस चीज़ को छोड़ें, आप ये देखें कि जो आजकल प्ले ग्रुप की फ़ीस है, वो भी इससे ज़्यादा है बच्चों की। ये तो हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को और ये देते हुए इतना कर रहे हैं ये लोग। मतलब और ये आपको जो डेटा